जहां बचपन में जिस शख्स की सारी तमन्नाएं खौलती हुई चाय की भाप पर खेलती थी, अब हिंदुस्तान की तकदीर उसके फैसलों पर तय हो रही है। जहां गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इस सफर में मोदी के संघर्ष ने उन्हें बना दिया है मुकद्दर का सिकंदर। $125 करोड़ के हमारे इस देश में अपना भाग्य उस भाग्य विधाता के नाम कर दिया जिसे आप नरेंद्र मोदी कहते हैं। जहां संघर्ष की गलियों में अपनी तकदीर की लकीरों को अपने हाथों से बनाने बिगाड़ने वाला एक शख्स आज राजनीति की बुलंदियों पर है, नरेंद्र मोदी। हिम्मत हो और जुनून हो तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है, यह सिद्ध कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, और सारी कायनात आज मदद कर रही है नरेंद्र मोदी की। वो आया तो सबने कहा आने दो देख लेंगे। उसने देखा तो सबने कहा देखने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने जीत लिया तो सबने कहा भारतीय लोकतंत्र का इतिहास अपने नेपोलियन को देख रहा है। गुजरात का शेर दिल लोगों के साथ जीना जानता है और देख रहा है इस संसदीय चुनाव में सबसे बड़े मुकद्दर के सिकंदर। अच्छे दिन वाह। भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक की यात्रा है। 125 करोड़ देशवासी एक नागरिक एक कदम चले तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। वो पुरानी कहावत आज 16 आने सच साबित हो गई कि वो आया, उसने देखा और जीत लिया। 16वीं लोकसभा अपनी 16 कलाओं के साथ उस शख्स पर कुर्बान हो गई जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी तो पहले भी जीत चुकी है, लेकिन ऐसी जीत पहले कभी नहीं मिली। 182 की चौखट पर हाँफने वाली बीजेपी अपने बूते बहुमत के आंकड़े तक मचलती चली गई। एक चाय वाले ने भारतीय इतिहास के प्याले में तूफान ला दिया। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। ना तो परियों के लोक से आई हुई ये कोई कहानी, ना ही कल्पना की पगडंडी पर भटकती कोई अल्हड़ सी दास्तान। ये संघर्ष की भट्टी में दबकर निकली उस शख्सियत की बुलंदी है जिसके पराक्रम ने 21वीं सदी की भारतीय राजनीति को उसकी मुट्ठी में कैद कर दिया। मैं इतना ही कहूंगी कि आज की जो जीत है भाजपा की, वो एक ऐतिहासिक जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इस जीत को एक जिम्मेदारी के रूप में हमने स्वीकार किया है, और जिम्मेदारी इस बात की है कि देश ने चाहा था कि विकास और सुशासन का एक दौर आए देश में, जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आएगा। बेबसी की गोद में जिंदगी की कठिनाइयों ने जिसे दर्द की लोरी सुनाई, उस बच्चे की किस्मत में हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बनना लिखा था, ये किसको पता था? और ये किसको पता था कि अपने कस्बे के रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय लेकर दौड़ने वाले नन्हे कदमों के पीछे एक दिन सारा हिंदुस्तान दीवानों की तरह भागेगा।
सच है कि अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर वो पैदा नहीं हुआ। सच तो ये है कि 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ जाते थे, लेकिन कुदरत ने उसे लड़ने, जूझने और जूझकर जीतने का जो जज्बा दिया था, उससे आज हिंदुस्तान का साक्षात्कार हो रहा है। आज हिंदुस्तान का सारा माहौल मोदीमय है। फिजाओं में मोदी का नाम गूंज रहा है। कभी देखा है किसी खुरदरी से धातु को अपने पुरुषार्थ की आंच में तपकर सोना बनते हुए? तो आज देख लीजिए, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 10 साल से हार के आंसुओं में डूबी बीजेपी उसका चेहरा देख मुस्कुराने लगी है, उसकी चाल देख नाचने लगी है। ये जीत बहुत जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी जी की है। इन्होंने तो पूरे हमारे देश को इलेक्ट्रीफाई किया है। ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की सेना उनके पीछे लगी, सामने वो थे और देश भर का आशीर्वाद था, तो फिर व्हाट कैन गो रॉन्ग। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। मोदी ने अपनी गुजरात साधना में आराम को हराम बना दिया। मैं नाथ नहीं, मैं दास हूं और दास बन करके आपकी सेवा करने के लिए आपको विश्वास देना है। राम से आगे बढ़ चुकी बीजेपी आज विकास के अखाड़े में सारे विरोधियों को धूल चटा चुकी है, तो वो मोदी की बदौलत। तभी तो मोदी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नायक या यूं कहें महानायक बन चुके हैं। बिल्कुल तलाशने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब स्पष्ट है कि ये जो भी है वो कांग्रेस के द्वारा दिया गया कष्ट है और इस कांग्रेस के दिए गए कष्ट का प्रत्युत्तर दिया है हमारे देश के मतदाताओं ने। दिल्ली ने भी दिया है। आम आदमी पार्टी के लोगों का जो फैला हुआ भ्रम था, उसके खिलाफ ये सब कुछ है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो अप्रत्याशित। बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता था। विंध्याचल के उस पार कर्नाटक में थोड़ी ताकत जरूर मिली थी, लेकिन सत्ता और भ्रष्टाचार के नाटक ने उसे तबाह कर दिया। अब मोदी का अश्वमेघी रथ घर घर करते हुए आगे बढ़ा तो चाप से हिंदुस्तान का मुकद्दर रचने चले नए सिकंदर की जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। जहां कभी नहीं था, वहां भी बीजेपी का कमल खिला। ये महाजीत मोदी के नाम रही और इस महाजीत का महामंत्र रहा मोदी का नाम और मोदी का काम। अब पार्टी और परिवार में मोदी को भले ही चुनौती न मिले, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि सपने उन्होंने खासे दिखा दिए हैं। ये सब कुछ आसान नहीं था। घर में भी घमासान मचा था। मोदी गुजरात से निकलकर देश जीतने के लिए मचल रहे थे, लेकिन घर के बड़े बूढ़े कसमसाने लगे। फिर भी मोदी रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं और हाँ, जब जिद कर ली, अपनी पर उतर आए तो जीत से छूटे भी नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, जिसकी दुंदुभी इतिहास बजा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो भारत के नए भाग्य विधाता हैं। आज तक ब्यूरो। देश ने मोदी का भाग्य बना दिया। मोदी अब देश का भाग्य बनाएंगे। लेकिन इस बनने बनाने के खेल में एक बूढ़ी मां भी है, जिसे अपनी जिंदगी की खुशियां बेचकर अपने नन्हे नरेंद्र को पाला पोसा, उसे इस योग्य बनाया कि आजाद भारत में पैदा हुआ कोई शख्स अपना प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने जा रहा है। लोकतंत्र के देवताओं ने जिस पर वोटों की बारिश की, जोश से भरे यंगिस्तान ने जिसके नाम पर अगली सरकार की इबारत लिख दी, हिंदुस्तान ने जिसके पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, उस नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी मां से मिलने का फैसला किया।
नरेंद्र मोदी अपनी बूढ़ी मां हीराबेन मोदी से मिलने घर पहुंचे। जनसैलाब के बीच से महारथी के दिल की भावनाओं का उमड़ा समंदर खामोश रहा और इस चुनावी युद्ध का सबसे बड़ा महारथी मां के पास आकर मौन बैठ गया। उस छोटे से घर में जहां 91 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने महानायक बेटे को देखकर निहाल हो गई। मां बोलती रही, आशीष देती रही और मोदी चुपचाप सुनते रहे। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जो कहना था देश ने कह दिया। पूरा देश मोदी की जुबान जो बोलने लगा। मोदी के लिए किसी भी शुभ काम की शुरुआत का मतलब यानी मां के आशीर्वाद ही होता है। यही वजह है कि मोदी जब मुख्यमंत्री बने 2001 में, तब भी सबसे पहले अपने मां के आशीर्वाद के लिए गए थे और आज नतीजे आने के बाद भी सबसे पहले वो मां के आशीर्वाद के लिए उनके घर ही गए। मोदी के भाग्य की डोर उनके बचपन की न जाने कितनी कही अनकही कहानियों से बंधी है। अपने लाडले के पराक्रम पर जिस मां को इतना नाज है, उसकी बूढ़ी आंखों ने दुबले पतले से बच्चे को संघर्ष के न जाने कितने लम्हों से गुजरते देखा है। मोदी राजनीति के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन मां तो अपने 10 बाई 10 के कमरे में ही रही। देश ने 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाली मां के बेटे के लिए पूरी धरती बिछा दी। मोदी मंत्रमुग्ध थे। जननायक ने उस मां को 100-100 धन्यवाद दिया, जिसने बर्तन मांजकर अपने बच्चे को पाला पोसा। बड़ो प्रधान बन्यो छे अने आगे करछे काम, सारामां सारू काम ए करछे, कोई राजा ए कर्यु नथी, एवुं करछे। क्या कह रही है बा? माताजी ने बताया कि आज तक किसी प्रधान ने जो काम नहीं किए हैं, ऐसे अच्छे काम नरेंद्र भाई करेंगे। मोदी ने मां का कर्ज उतार दिया। बर्तन मांजने वाली मां को आज बेटे ने वो तोहफा दिया है जो बिरलों को नसीब होता है। मां जानती थी हमेशा से कि इस बार उनके करिश्माई बेटे को कोई रोक नहीं सकता। मां का विश्वास जीता, मोदी जीते। भाषा मौन हो गई, भावनाएं बोलने लगी। मां को वो दिन जरूर याद आए होंगे जब मुश्किल दौर में बेटे ने बार बार अपनी हिम्मत और दिलेरी दिखाई। वघरी वियाणी थी, ते बच्चू बाहर निकली गयो, ते बच्चू आयु एवं ये कपड़ा में पकड़ी लायो, घेर लाइन आईनु घर में मूक्यो। एने बापू क्या हूँ लायो छिले? ए क्या मक्यो छे? हाँ लई जा मैं मूक्या है, मरी जशे। के ना मारी बा ने बतावा लायो छू। अरे पण आ तो पंजो मारशे तो खोटा वागशे तने। मां से मिलकर मोदी मंद कदमों से निकले। जनसैलाब शोर करता रहा। मोदी भीड़ के बीच चुपचाप निकले, हाथ जोड़े, भाग्य विधाता को शुक्रिया करते अपनी गाड़ी में सवार हुए। देश ने करवट ली है, देश का लोकतंत्र जीता है। एक बूढ़ी साधारण मां का असाधारण बेटा विजयी हुआ है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कि जिसे यूपी बिहार का साथ मिल जाए उसके लिए जीत आसान हो जाती है, लेकिन यूपी बिहार में बीजेपी या तो थी नहीं या किसी की बी टीम थी। मोदी ने वहां बीजेपी के कमल को सबसे बड़ा बना दिया। भाई बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। वाकई ये सुनामी ही निकली जो समंदर के गर्भ से नहीं, जनसैलाब की भावनाओं के मंथन से बाहर निकलती है। इस सुनामी में बड़े बड़े पहाड़ों के पांव उखड़ गए, चट्टानों में ऐसी दरारें आ गईं जिन्हें भरा नहीं जा सकता, और बरगद की तरह बड़े पेड़ भी भरभरा कर गिर गए। तभी तो कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं आईं कि विपक्ष को नेता दे सके। लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है।
हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country, so I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about, and as vice president of the party, I hold myself responsible for what has happened. इस सुनामी का असर देखिए कि जिस एनडीए को कभी जैसे तैसे बहुमत मिलता था, वहां बीजेपी अपने बूते बहुमत पा गई। 30 साल बाद ऐसा मौका आया जब किसी एक दल को वोटरों ने अपनी पूरी ताकत के साथ समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश तो बीजेपी के लिए भूले बिसरे चित्र की गवाही दे रहा था। पिछली बार यानी 2009 में यूपी में बीजेपी 10 सीटों पर सिमटी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी 50 सीटों के दाहिने बाएं घूम रही थी। आज अपने इतिहास के सबसे सुनहरे दिन यूपी में बीजेपी देख रही है। न मंदिर के दौर में ये जोर देखा, न वाजपेयी की लोकप्रियता में। मोदी के पराक्रम में 80 सीटों वाला यूपी कमल से खिल उठा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। बिहार में जेडीयू की जूनियर टीम की तरह काम करती थी बीजेपी। नीतीश कुमार बड़े भाई थे, लेकिन मोदी के नाम पर अपना रास्ता क्या अलग किया। मोदी ने बिहार में एंट्री लगाई और एंट्री लगाई तो माहौल ऐसा बना कि चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी हो गई। साथ वाले भी पार लग गए। राजनीतिक ढलान शुरू हो गई है। नीतीश जी की बात करें तो वो तो खैर इस चुनाव में अब कोई मुद्दा ही नहीं है। लालू जी की भी बात करें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष की घड़ी है। राजनीतिक ढलान ज़रूर इनकी शुरू हो गई है और यहीं से ही लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए गठबंधन का उदय शुरू होता है। यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो या झारखंड, हर जगह मोदी के नाम पर अखंड पाठ होने लगा। कभी गुजरात में ही जिस मोदी को समेटने की कोशिश होती थी और कभी दिल्ली आने से पहले ही इनके रास्ते में कई पत्थर अटका दिए जाते थे, वहां भी अब जुबान पर फूल बरस रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन, ये 3 प्रमुख कारण बने जिसके कारण आज का ये परिणाम आया है। विश्लेषण तो और मुझे करना पड़ेगा कई पहलुओं से भी, जिसमें जहां जहां हम पहले कभी नहीं जीते वहां पर भी जीत गए। उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कितना योगदान है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मोदी उस मुकाम पर जा खड़े हैं जहां बड़े बड़े भाग्यवादी भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मोदी ने अपनी मदद खुद की, खुद के खून पसीने से 16वीं लोकसभा के लिए माहौल बनाया, लड़ा लड़ाया और बीजेपी को जिताया। अब नई दिल्ली का 7RCR अपने एक नए निवासी का इंतजार कर रहा है जो हिंदुस्तान के लिए बन चुका है महानायक। गांधीनगर में साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।